फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को। जैसा कि आपको पता होगा, पिछली लास्ट वीडियो में हमने ये वाली स्लाइड को डिस्कस किया था। मैंने पूछा था कि इसमें कौन सा टेंस है, तो जो आपने आंसर दिया था वो क्या दिया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि टारगेट इस वीडियो का 100 लाइक्स रहेगा। 100 लाइक होते ही आपके पास ऐसी दूसरी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु ऑथर्ड पियर्स प्लूमैन? हु ऑथर्ड पियर्स प्लूमैन? ऑप्शन ए है आपके पास जॉफ्री चौसर, विलियम लेगलैंड, सर थॉमस मैलोरी या जॉफ्री मैनमाउथ। आपने ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। ऑथर्ड पूछ रहा है पियर्स प्लूमैन का, तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम लेगलैंड ने पियर्स प्लूमैन लिखी थी। और ये विलियम लेगलैंड किसके कंटेम्प्रेरी हैं? जॉफ्री चौसर के कंटेम्प्रेरी हैं। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? समकालीन, मतलब ये उसी की एज के राइटर हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ जॉफ्री चौसर की, तो आपको पता है 1340 से लेकर के 1400 तक जो एज मानी जाती है, इसको हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में क्या कहते हैं? एज ऑफ चौसर। क्या कहते हैं? एज ऑफ चौसर। और जो चौसर थे, जो कि आपको पता है किस लिए जाने जाते हैं, इनको फादर ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। उनके बहुत सारे नाम हैं। अब अगर मैं बात करूं जॉफ्री चौसर की, तो जॉफ्री चौसर अगर पूछा जाता है कौन सी सेंचुरी से हैं, तो उसका सही आंसर क्या होगा? 14 सेंचुरी से। और जॉफ्री चौसर कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? वो है आपका एज ऑफ चौसर से। इसके साथ साथ जो आपकी जॉफ्री चौसर हैं, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दूसरा फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अगर मैं बात करूं इनके वर्क की, तो इनके फेमस वर्क कौन से हैं? जो सबसे फेमस वर्क है वो कौन सा है आपका? द कैंटरबरी टेल्स। इसके साथ साथ द बुक ऑफ माई डचेस, द बुक ऑफ माई डचेस। इसके साथ साथ हाउस ऑफ फेम, हाउस ऑफ फेम भी जॉफ्री चौसर का वर्क है। और एक और फेमस वर्क है ट्रॉयलस एंड क्रिसिडा। ट्रॉयलस एंड क्रिसिडे इनका बहुत फेमस वर्क है, CRISEYDE। ट्रॉयलस एंड क्रिसिडे इनका बहुत ही फेमस वर्क है। अब आप मुझे बताएंगे कि ट्रॉयलस एंड क्रिसिडा करके एक और वर्क है किसी और का, उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके साथ साथ जो मैं आपसे चौसर का वर्क बोल रहा हूँ, ट्रॉयलस एंड क्रिसिडे, इसका जॉनर क्या है? ये पोएट है, ये पोएम है या एक नोवेल है? इसका जॉनर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी यानी सर थॉमस मैलोरी की, तो सर थॉमस मैलोरी जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से? अर्ली ट्यूडर पीरियड से। अर्ली ट्यूडर पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। और जो अर्ली ट्यूडर पीरियड होता है उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? 1845 से मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, जो सर थॉमस मैलोरी हैं ये अर्ली ट्यूडर पीरियड से बिलोंग करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी सेंचुरी से, तो आपका आंसर क्या होगा? 15 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ जो थॉमस मैलोरी हैं ये जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क जिसका नाम क्या है? ली मोर्टे डी आर्थर। ली मोर्टे डी, फिर ARTHUR, ली मोर्टे डी आर्थर के लिए जाने जाते हैं, जो कि कब पब्लिश हुआ था? 1485 में ही पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था? 1485 में ही पब्लिश हुआ था। और 1485 में ही क्या मानी जाती है? ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ पे क्या हुआ था? असैसिनेशन, यानी आपका राजाभिषेक हुआ था। किसका? हेनरी सेवन्थ का। किसका? हेनरी सेवन्थ नाम के राजा का यहाँ पे क्या हुआ था? राजाभिषेक हुआ था। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, What characterizes a metaphysical conceit, a strategic characteristic of John Donne's poetry? What characterizes a metaphysical conceit, a strategic characteristic of John Donne's poetry? मतलब निम्न में से मेटाफिजिकल कंसीट को कौन करेक्टराइज करता है? ऑप्शन है आपके पास, कन्फ्यूजन दैट अवॉइड्स क्वेश्चन ऑफ मॉरल अकाउंटेबिलिटी, बी है सेल्फ डिफिनीशन थ्रू इमेजेस, सी है द लिंकिंग ऑफ इमेजेस फ्रॉम वेरी डिफरेंट रेंजेस ऑफ एक्सपीरियंस, डी है आपके पास द चेंजिंग ऑफ इमेजेस रिप्रेजेंटिंग द स्कॉलर्स गैसेस एलिमेंट। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द लिंकिंग ऑफ इमेजेस फ्रॉम वेरी डिफरेंट रेंजेस ऑफ एक्सपीरियंस, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफिजिकल कंसीट बोलते हैं। मेटाफिजिकल का मतलब आपको पता होगा, जो चीज़ समझ से परे होती है, मतलब जो चीज़ भौतिक होती है। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट, मेटा मतलब होता है समझ से चीज़ों का परे होना, और फिजिकल मतलब क्या होता है? भौतिक। ठीक है, तो मेटाफिजिकल का मतलब आप क्या समझ सकते हैं? जो आपकी इमेजिनेशन से आप जिनको सोच सकते हैं उनको हम लोग मेटाफिजिकल या मेटाफिजिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? द लिंकिंग ऑफ इमेजेस फ्रॉम वेरी डिफरेंट रेंजेस ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब इमेजेस होंगी लेकिन वो क्या होंगी? बहुत ही डिफरेंट रेंजेस की होंगी। ठीक है, जिनको हम बहुत ही मुश्किल से इमेजिन कर पाएंगे। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ मिल्टन्स ब्लैंक वर्स एपिक दैट इज़ रिटन
इन एंड क्रिटिक द एपिक ट्रेडिशन। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टाइटल ऑफ मिल्टन्स ब्लैंक वर्स एपिक। तो उसने पूछा है कि मिल्टन के ब्लैंक वर्स एपिक का टाइटल क्या है। अब आप नीचे अगर ऑप्शन देखें, द डिवाइन कॉमेडी, लिसिडास, द डिवाइन कॉमेडी, लिसिडास, पैराडाइज लॉस्ट, तो आपको पता है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोएम है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, पैराडाइज लॉस्ट। और एल एलिग्रो और इल पेंसिरेसो, इनको सिस्टर पोएम भी कहा जाता है। मुझे बताएंगे कि ये दोनों लिखी किसने थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएट्स कोलैबोरेटेड ऑन द लिरिकल बैलेट ऑफ 1798। ऑप्शन है मैरी कॉन्स्टोफ्राफ्ट, सैली एंड पीबी शेले, डोरोथी वोर्ड्सवर्थ एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज, चार्ल्स लैम एंड विलियम हैजलिट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज। आपको जानकारी होगी कि हमारा साइकोलॉजी का यानी मनोविज्ञान का यूके एसएससी के सिलेबस के अनुसार एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है जिसकी फ़ीस 200 रुपीज़ है, जो कि 1 मई से हुई है। इससे पहले इसकी फ़ीस 100 थी, तो पहली मई से यानी 1 मई से इसकी फ़ीस 200 रुपीज़ है। 15 डेज़ की आपकी क्लासेस होंगी। अगर आप लेना चाहें तो आप 7060424195 नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 7060424195 ये नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि साइकोलॉजी 30 मार्क्स का पूरा कंटेन करता है। हमारे एग्ज़ाम में 30 मार्क्स बहुत बड़ा डिफरेंस करते हैं, जो कि आपको लाखों से आगे और लाखों से पीछे धकेल सकते हैं। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने मिलकर कौन सी पोएम लिखी थी, लिरिकल बैलेड लिखी थी। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि कौन से ईयर में लिखी थी। ठीक है, ये आपने मुझे बताना है कि लिरिकल बैलेड कौन सी ईयर में लिखी गई थी। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिश्ड टुगेदर इन 1609 शेक्सपियर सोनेट इन नंबर, शेक्सपियर सोनेट इन नंबर, वो आपसे पूछ रहा है कि जो कि साथ में पब्लिश हुए थे कब, 1609 में। शेक्सपियर सोनेट इन नंबर यानी शेक्सपियर के सोनेट के वो कितने नंबर्स थे, आर द ओनली डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट ओवन फीलिंग दैट वी पोजेसेस फॉर दिस प्लेस, आर द मोस्ट इम्पर्सनल इन ऑल लिटरेचर। बस आप ही ध्यान रखिए कि उसने क्वेश्चन का पूछने का रीज़न क्या है। ऑप्शन के हिसाब से आपसे वो पूछना चाह रहा है कि टोटल उसने सोनेट कितनी लिखी थी जो कि डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स ओन फीलिंग दैट वी पोजेसेस फॉर हिज प्लेस आर द मोस्ट इम्पर्सनल इन ऑल लिटरेचर, जो कि सारे लिटरेचर में क्या माने जाते हैं, मोस्ट इम्पर्सनल सोनेट माने जाते हैं। तो जो उसकी सही संख्या है 152, 153, 154 या 155, तो जो उसके इम्पर्सनल माने जाते हैं वो हैं आपके 153। यानी टोटल नंबर ऑफ सोनेट जो कि पब्लिश हुए थे वो कितने आपके 153। यही इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। और ये किसकी बात हो रही है, शेक्सपियर की बात हो रही है। ठीक है, शेक्सपियर कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिए जाएंगे। अभी तक आपने वीडियो देखी लेकिन आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें। 100 लाइक का टारगेट पूरा होने पर ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, और कम से कम 10 शेयर जब होंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक हिज नोटेरियस हिज क्राइम। फिल इन द ब्लैंक, आपने यहाँ पे प्रिपोजिशन भरनी है कि यहाँ पे कौन सी प्रिपोजिशन आएगी। ही इज़ नोटोरियस हिज क्राइम, नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। क्या होता है, कुख्यात, यानी जो किसी चीज़ के लिए बहुत ही बदनाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोटोरियस। तो ही इज़ नोटोरियस डैश हिज क्राइम, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन हिज क्राइम, फॉर हिज क्राइम, या विथ हिज क्राइम, या इन हिज क्राइम। तो जो इसका सही आंसर होगा, ही इज़ नोटोरियस फॉर हिज क्राइम। प्रीपोजिशन से भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल बना है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की ओर। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। आपके पास ईडियम है अ गॉर्डन कुक, अ गॉर्डियन नॉट, अ गॉर्डियन नॉट। इस ईडियम का आपने मतलब बताना है। ऑप्शन ए, अ पीस ऑफ रूफ, एन ऐसे टास्क, डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, या नन ऑफ दीज। नॉट का मतलब होता है गांठ, हिंदी में हम इसी का बोलते हैं गांठ। तो अ गॉर्डियन नॉट का मतलब होगा आपका डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ वेट ब्लैंकेट ईडियम मीन्स, ऑप्शन ए, अ कंफर्टेबल थिंग, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, समवन प्रेजेंट्स डेम्स enthusiasm, और एन अनवेलकम्ड गेस्ट। अ वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है कि जो
मतलब किसी चीज़ का मजाक ख़राब कर देता है। जैसे अगर हम कहीं जश्न मना रहे हैं तो कोई आदमी आया और उसने पूरे जश्न का मजाक ख़राब कर दिया, तो हम उसको बोलते हैं अ ब्लैट वैंकेट। ये आदमी क्या है, एक ब्लैट वैंकेट है, क्योंकि इसने पूरा मज़ा इस चीज़ का ख़राब कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, समवन प्रेजेंट्स डैम्प इंथुजियाज्म। जो इंथुजियाज्म को क्या कर दे, डैम्प कर दे, उसको रोक दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही कॉट मी डैश माई नेक, विथ माई नेक, बाय माई नेक, ओवर माई नेक या फ्रॉम माई नेक। इसका सही आंसर होगा ही कॉट मी बाय माई नेक, उसने मुझे मेरी गर्दन से पकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके सामने निनकम्पूफ। निनकम्पूफ वर्ड का आपने सिनोनिम बताना है, फुलिश, क्लेवर, इंटीग्रिटी या मेज। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुलिश। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही इज़ डैश फॉर हिज एविल डीड्स। आपने यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है, नोटोरियस, फेमस, सेलिब्रेटेड या नोटेड। अभी आपने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था। नोटोरियस का मतलब मैंने आपको बताया था कुख्यात, और इविल डीड्स का मतलब होता है गंदी हरकतें। ठीक है, तो वो अपनी गंदी हरकतों के लिए, कोई फेमस होता है क्या गंदी हरकतों के लिए, नहीं। कोई सेलिब्रिटी बनता है गंदी हरकतों से, तो ये भी नहीं होगा। तो गंदी हरकतों से कोई क्या हो सकता है, नोटोरियस हो सकता है, कुख्यात हो सकता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये कुछ वोकेबलरी हैं जो आपके 1 मार्क्स कवर करती हैं पूरे एग्जाम में, और इस 1 मार्क्स के लिए आपको हर कोई पार्ट आपका ग्रामर का एक ही मार्क्स कवर करता है, चाहे वो प्रिपोजिशन हो या वोकेबलरी हो या फ्रेज हो। तो वर्ड आता है आपका बेनेल। बेनेल का मतलब होता है बोरिंग, ऑर्डिनरी एंड नॉट ओरिजिनल। मतलब कोई चीज़ अगर बोरिंग होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये चीज़ बेरिंग है। ठीक है, कि ये चीज़ बैनल है। ही इज जस्ट सेट देयर मेकिंग बैनल रिमार्क्स ऑल इवनिंग। मतलब वो क्या है, यहाँ पे बैठा रहा और उसने क्या कर दिया, बहुत ही बोरिंग इस इवनिंग को बना दिया था। नेक्स्ट आपके सामने एग्जांपल है बेनल पोप सॉन्ग्स। बेनल पोप सॉन्ग का मतलब बोरिंग था, वो पोप सॉन्ग जो था वो काफ़ी बोरिंग था। तो बेनल का मतलब क्या होता है, बोरिंग। ठीक है, ऑर्डिनरी का मतलब या बोरिंग मतलब एक साधारण था सा था वो, कोई ज़्यादा उसमें एक्साइटमेंट टाइप की नहीं थी। ठीक है, और वो ओरिजिनल नहीं था। ठीक है, अगर कोई चीज़ बोरिंग है तो इसका मतलब वो चीज़ ओरिजिनल नहीं होगी। ओरिजिनल नहीं होगी का मतलब उसमें क्रिएटिविटी नहीं होगी, तो वो चीज़ बोरिंग ही होगी। ठीक है ना। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि वोकैब है, वो है आपका सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है फ़नी होना, एक्साइटिंग होना और एंड क्लेवर होना। अगर जैसे मैं कहूँ कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही सिंटिलेटिंग है, सिंटिलेटिंग का मतलब होगा कि आपकी पर्सनैलिटी एक्साइटिंग भी है, आप क्लेवर भी हैं और आप इंटेलिजेंट भी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको जो इसमें दे रखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो है आपके सामने अ सिंटिलेटिंग पर्सनैलिटी स्पीच। मतलब जो उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो क्या थी, सिंटिलेटिंग थी, और जो उसका स्पीच भी क्या था, सिंटिलेटिंग था। मतलब फ़नी था, एक्साइटिंग था और बहुत ही मतलब उसमें चतुराई भरी हुई थी। ठीक है, सिंटिलेटिंग पर्सनैलिटी का मतलब भी क्या हुआ कि उसकी पर्सनैलिटी वो होशियार भी है, वो मजाकिया भी है और वो क्लेवर भी है, चालाक भी है। तो चलिए लर्नर्स, लाइक करना आप ना भूलें। जैसे ही 100 लाइक का आप टारगेट पूरा करेंगे तो आपके सामने एक नई वीडियो आ जाएगी। ठीक है, और 10 शेयर होने चाहिए, ये दोनों टारगेट पूरा होने पर ही नई वीडियो लाई जाएगी। थैंक यू इतने सपोर्ट के लिए, थैंक्स।